'Cause I was told that you don't want me. Baby, you're just cold and you know I try to hold on to it. I still you. मैं अभी उपस्थित हूँ बक्सर के सर्किट हाउस में, और यह बक्सर को आप जानते हैं कि बक्सर धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्रों में जाना जाता है। ऐतिहासिक जानते हैं कि यहाँ का बक्सर युद्ध वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नींव अपनी यही रखी थी। और धार्मिक की बात करें तो भगवान राम की प्रारंभिक शिक्षा, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और ताड़का वध यहीं पे हुए थे। तो ऐतिहासिक और धार्मिक ये चीज़ें हैं। और जिस तरह से हम जानते हैं कि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और एक इसको मिनी काशी भी बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने एक ख़ास मित्र से, जो कि बताएंगे कि बिहार को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ज्योति प्रकाश, एक सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता विद्यार्थी के तौर पे जाना जाता हूँ। और बक्सर, जैसा मेरे मित्र ने बताया, कि एक पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, माँ गंगा का प्रवेश द्वार बिहार के लिए। और साथ ही साथ ये कहा जाए कि बक्सर, जो कि 1640 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ 11 ब्लॉकों का बना एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर इसकी स्थापना 1992 में भोजपुर ज़िला, जिसे आरा कहा जाता है, से डिवाइड करके बनाया गया। देखिए, आज के दौर में सबसे मुख्य चीज़ें क्या है? जैसे कि आपने बक्सर के बारे में और अपने बारे में परिचय दिया, आप बता सकते कि बक्सर को अगर हम विकास के क्षेत्र पे देखें तो आप कहाँ तक आप मापते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में जो हमारे पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जो अश्विनी चौबे जी हैं, जो राज्य कैबिनेट में राज्य स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर विराजमान हैं, उनके शहर में अभी आप लोग को पता होगा कि सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को तबाह कर दिया है। उसमें हम अपने बक्सर वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य के बारे में जब चर्चा करें तो बहुत सारी कमियां हम लोग देखते हैं। एक सदर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल में कितने डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं, साथ ही साथ उनको किन किन सुविधाओं या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों की कमी के कारण आज बक्सर सदर अस्पताल अपनी उचित व्यवस्था नहीं दे पाता, मरीजों को संतुष्ट नहीं कर पाता। हर बात पे वो लोग रेफर नाम का एक शब्द यूज़ करते हैं और परिजनों को या फिर मरीज़ के परिजनों को बक्सर से बाहर भेजने को मजबूर कर देते हैं। अच्छा, बहुत बिहार में अभी इलेक्शन का बहुत बड़ा गर्मा गर्म माहौल है। तो अगर हम इलेक्शन से परे बात करें तो आप एक बताइए कि इस क्षेत्र में कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, जैसे सफाई के मामले में हो गया, आपको चिकित्सा के मामले में हो गया, और आपको जैसे एक यहाँ पे म्यूज़ियम है, यहाँ पे टूरिज़्म सेंटर भी हम लोग बना सकते हैं। तो हमें ये कहना है कि अगर हम देखा जाए पॉलिटिकल से अलग, तो एक हमारे क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि ज़िला के मुख्य होते हैं, तो अगर वो भी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? देखिए, डेवलपमेंट जो शब्द आता है ना, उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष पर फोकस करके ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकती। आपने जैसे बताया, ये विधानसभा क्षेत्र, उनकी जिम्मेदारी, विधायक की जिम्मेदारी, एमपी की जिम्मेदारी, साथ ही साथ जो मुख्य अधिकारी हैं, डीएम की बात करें, उन सब की जिम्मेदारी है कि ये हमें एक अच्छा माहौल यहाँ
बना है। और बक्सर किस लिए जाना जाता है भाई, कि बक्सर एक पौराणिक स्थल है। बहुत पहले से ही इसे एक पर्यटक स्थल घोषित करने की बात की जाती है। पर्यटक स्थल घोषित होते ही, जैसे कि आपने बताया था कि श्री राम जी की पहली प्रारंभिक शिक्षा स्थल रहा है ये। और महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, और सबसे बड़ी बात की गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद में है, उसकी रचना भी महर्षि विश्वामित्र ने यहीं रहकर किया था। तो क्यों ना इसे हम धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाए। इसको एक पर्यटक के रूप में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छे रोड की बात हो, इसका अच्छे तरीके से यहाँ पर एक तरह से इसका एडवर्टाइजमेंट की बात हो, यहाँ पे जो पर्यटक आए उनको हर तरह की सुविधाएं, जैसे कि पहली सुरक्षा की बात हो, अच्छे ठहरने का उत्तम व्यवस्था हो, और जो स्थल जो सच में वो देखने के लिए आते हैं उनका उचित रखरखाव और उचित विकास किया जाए। तो ये पर्यटक स्थल घोषित होते ही अब पर्यटक स्थल के रूप में जाने के बाद यहाँ पे रोजगार का सृजन हो जाएगा। ओके, अच्छा ये बताइए, बिहार को हम लोग जानते हैं यहाँ पे IAS IPS का गढ़ होता है, मतलब जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो यहाँ पे बिहार को हम गढ़ या तो बोलते हैं कि एक बिहार में या तो मजदूर मिलेगा या तो एक IAS अफसर मिलेगा। तो आप ये बताइए कि बिहार में इतने ज़्यादा इंडिया के सबसे टफ कंपटीशन को पास करने वाले बिहार से ही होते हैं, लेकिन बिहार को लोग पिछड़े के हिसाब से क्यों मतलब देखते हैं, क्यों आंकते हैं? देखिए, पिछड़ापन का मुख्य वजह क्या, देखिए सबसे पहले हम यदि डेटा पे चले तो बिहार जो है ना, वो सबसे पिछड़ा राज्य, भारत के 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य के तौर पे जाना जाता है। यदि शिक्षा की बात किया जाए ना, तो ये शिक्षा में भी लास्ट पैदान पर ही आता है। और क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, कहेंगे गड़बड़ है, लेकिन ऐसे परिदृश्य में भी मजदूरों का गढ़ और IASओं का गढ़ कहा जाना, कहीं सम्मान और कहीं नाराज़गी की बातें आती है, असम्मान की बात आती है। हाँ, यहाँ के छात्रों में, यहाँ के विद्यार्थियों में इतनी जज्बा है, इतनी लगन है कि वो कम संसाधनों में भी अपने आप को बेहतर साबित कर देते हैं। यदि एक बिहारी नहीं कहते ना, एक बिहारी ठान ले तो वो पाके रहता है। आप राजनीति के तौर पे देखेंगे तो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग इसमें आके और कितने अच्छे तरीके से बिहार का शासन चलाने की कोशिश किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें गड़बड़ मिली, जो कि उस रूप में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हम कहेंगे उन विद्यार्थियों को जिन्होंने हमें ये सम्मान देने में सहयोग किया कि यहाँ से वो कम संसाधनों में अपने आप को IAS का गढ़ या IPS का गढ़ या UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले बिहारियों का सम्मान दिलवाया है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे बहुत बदहाल है। आप देखिए शिक्षकों की स्थिति क्या है यहाँ पे। आए दिन शिक्षक जाते हैं राजधानी और मुख्य मार्ग को ब्लॉक करते हैं, साथ ही साथ वो अपनी मांग पूर्ति, वेतन से संबंधित समस्याएं बताते हैं। बिहार में जितने शिक्षक चाहिए वो कम है, जो हैं वो अच्छे से कार्य नहीं दे पा रहे हैं। कारण हो सके उनकी कुछ नाराज़गी या फिर हमारी प्रशासनिक असफलता। बिहार में विश्वविद्यालयों की कमी, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की कमी, ये भी कारण। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे बक्सर में एक ही विश्वविद्यालय MV कॉलेज, जो कि कहा जाए कि यूनिवर्सिटी के तौर पे यहाँ पर स्थापित है, वहाँ पे इतने छोटे से कैंपस में 14,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये 14,000 स्टूडेंट यदि रोज़ आना शुरू कर देना तो स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बैठने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। और प्रोफेसरों की संख्या, जो हमारे गुरुजन हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। वो कैसे कंट्रोल करेंगे भाई, नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो इनकी जो रुकी हुई रिक्रूटमेंट है वो बिहार सरकार पूरी करे। छात्र ये साबित कर चुके हैं कि हम पढ़ेंगे, आप पढ़ाएं, हम आएंगे, आप शेड्यूल बनाएं, बस ये बातें हैं। ओके। आजकल पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा है, मतलब अपराधीकरण बढ़ा है। जैसे कि जितने माफिया हो, चाहे गुंडे हो, चाहे कहीं से क्रिमिनल हो, उनका वर्चस्व ज़्यादा धीरे धीरे पार्लियामेंट में बढ़ता जा रहा है। क्या आप इस बातों से सहमत हैं?
देखिए, ये हर जगह मतलब हम पूरे भारत स्तर की बात करें तो ये जो अपराधी छवि के जो पॉलिटिशियन है इसमें एंट्री मिल जाती है। इसमें कमी कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि कोई चुनाव लड़ने से पहले वो अपनी पूरी बायोडाटा देता है कि मेरे खिलाफ कोई केस है या फिर मैं किस प्रकृति का आदमी हूँ, मेरे कितने मतलब धन संपत्ति है, वो सब जानकारी। फिर भी लोग वोट देने से पहले ये नहीं देखते कि ये किस प्रकृति का आदमी है, जिसका पिछला आचरण खराब है, वो आने वाले भविष्य में या फिर कोई पद लेने के बाद कैसा व्यवहार करेगा, इसका अनुमान और अवलोकन अपने आप में करना चाहिए। अपराधियों का प्रवेश है, इससे हम ना नहीं कह सकते, लेकिन इसमें केवल पार्टी ही दोषी नहीं है जो किसको इसमें लाता है, इसमें जिताने वाले लोग भी दोषी हैं जो उनको वोट देते हैं। आप निष्पक्ष और अच्छे छवि वाले लोगों को क्यों नहीं देखते हैं? जरूरी है कि पार्टी विशेष पर खड़े व्यक्ति, किसी पार्टी ने खड़ा कर दिया, आप कैडर के तौर पे पूरा वोट दे देंगे? चलिए एक समराइज बात पूछते हैं कि जैसे कि उत्तर बिहार से, क्योंकि वहाँ बाढ़ आते रहता है, प्रॉपर बाढ़ आते रहता है हमेशा, हर साल बाढ़ का वहाँ जो है रहता ही है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? कैसे सोच रहे हैं कि कैसे कुछ गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि ठीक हो सके? और दूसरा नंबर है कि सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि मजदूर पलायन होते हैं वहीं से, उत्तर बिहार से ही, तो उसको कैसे कर्व किया जाए, कैसे रोका जा सके? आप शॉर्ट एंड सिंपल बातों में बताइएगा। देखिए, बिहार जो है वो उत्तर का हिस्सा बाढ़ से ग्रसित है, तो दक्षिणी हिस्सा सूखा से ग्रसित है। देखिए, बिहार में जितनी सारी नदियाँ आती है ना, देखिए एक ऐसा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है बिहार का कि उधर हमारा एक बॉर्डर मिलता है नेपाल से, और नेपाल से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और हमारा एक ऐसा उत्तरी बिहार बनता है, एक समझिए कि कटोरे के आकार का, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हम नेपाल के साथ अच्छा संबंध बना के डैम या फिर बांध बना के पानी का निकासी जो हो बाढ़ के समय में उसका सही तरीके से प्रबंध करके, और ये जो सूखा स्थिति है हमारे दक्षिण बिहार की, उनके साथ नहर या फिर नदियों का जुड़ाव करके इधर इनको डिस्ट्रीब्यूट कराना, इनके जल स्रोतों को डिस्ट्रीब्यूट कराना, ताकि बाढ़ भी ठीक हो जाए, बाढ़ की समस्या भी से निजात मिले और सूखा का भी निजात मिले। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पे जाना गया है, जाना जाएगा, और क्यों ना हम इस क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करें? यही हो सकता है कारण, और इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और उस पर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ईमानदारी से उसको राजनीति और भ्रष्टाचार दोनों से दूर किया जाए तो ये कुछ हद तक, या मुझे लगता है कि समस्या का समाधान किया जा सकता है। ओके, धन्यवाद।